नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम आपसे हर एपिसोड में एक नई शख्सियत को लेकर रूबरू कराने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में एक और ऐसी शख्सियत को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके बारे में आप अक्सर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और टेलीविजन पर देखते रहते हैं। आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में अतिथि के रूप में है श्री ज्ञानेश मिश्रा, जो कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में महामंत्री भी हैं, जो नित्य प्रति सेवा कार्यों में संलग्न हैं और इस कोरोना काल में किस तरीके से असहाय वर्ग के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े हुए हैं। आइए उन्हीं की जुबानी उनसे सुनते हैं कि वो किस प्रकार इस कोरोना की वैश्विक महामारी के काल में आपकी सेवा में है। ज्ञानेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपके इस राजनीतिक सफ़र के बारे में, आप तो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं और राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहते हैं, तो आप सोशली कब से समाज के कार्यों में लगे हुए हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, मुझे जहाँ तक याद है, मैं 1 मिनट के लिए आपको बीच में टोक रहा हूँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना ये मास्क नीचे कर लेंगे तो हमारे दर्शक आपको देख भी पाएंगे। धन्यवाद जी। एक्चुअली मास्क इस समय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इस वजह से हम सबको लगाना चाहिए, लेकिन आपके घर में बैठे हैं जी जी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने जहाँ तक हमारे ये करियर की बात शुरू की है, राजनीतिक करियर इसलिए नहीं कहूँगा कि हम लोग समाज सेवा और व्यापारियों की सेवा के लिए अपना काम कर रहे हैं। राजनीतिक करियर तो किसी पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हो तो उसके ऊपर सूट करता है। 97 में मुझे याद है कि हमारे कलेक्टरगंज, जहाँ मेरी दुकान है गल्ला मंडी में, वहाँ पर एक कानपुर की सबसे बड़ी रामलीला, परेड रामलीला सोसाइटी, उसका भरत मिलाप होता है। उस संस्था से मैं सीधे जुड़ा महामंत्री के रूप में। उस संस्था का नाम था भरत मिलाप आयोजन समिति, बहुत बड़ा भरत मिलाप होता है वहाँ। उससे जुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे व्यापारियों के संपर्क में थोड़ा संपर्क बढ़ा। 2003 में कानपुर गल्ला अड़तिया संघ, जो 1932 का संगठन है, आज़ादी से पहले का, कानपुर गल्ला अड़तिया संघ में मंत्री के रूप में सबसे पहले मैं व्यापार मंडल की राजनीति में व्यापार मंडल के कार्य के रूप में आया। और 2005 में मैं कानपुर गल्ला अड़तिया संघ का जो बहुत बड़ा पद जनरल सेक्रेटरी का, उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्योंकि आज़ादी के पहले का संगठन है, उसमें प्रधानमंत्री के नाम से ही रजिस्ट्रेशन है, वो प्रधानमंत्री बना। उसी दौरान 2003 में ही कानपुर उद्योग व्यापार मंडल, युवा उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ते हुए कानपुर उद्योग व्यापार मंडल में आया। फिर 2007 में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसका इस समय मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, कानपुर जिले का महामंत्री बना। इस तरह लगातार व्यापारियों की सेवा करते हुए, उनके काम करते हुए आज प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के व्यापार मंडल के लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और उनके लिए जो भी समस्या होती है उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और सरकार से या आंदोलन के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से जहाँ जो जरूरत पड़ती है उसको करने की कोशिश की है और बहुत सारे काम व्यापारियों कराएं। अभी मैं इतिहास अगर बताऊंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, एक छोटा सा केवल आपको बता रहा हूँ। सन 2012 में मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% FDI आया था। उसमें पूरे देश में आंदोलन हुआ था। मुझे तारीख अच्छी तरह याद है, बहुतों को तारीख नहीं याद रहती। 20 सितंबर 2012 भारत बंद का आह्वान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की नेता थी लोकसभा में हमारी दीदी सुषमा स्वराज जी, और इसमें राज्यसभा में अरुण जेटली जी थे। उन्होंने 20 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% FDI के विरोध में। हमने कानपुर में कहा था कि हम कोई भी केंद्रीय मंत्री आएगा उसका हम घेराव करेंगे। हमारे कानपुर के सांसद, तत्कालीन सांसद और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी आए, हम लोगों ने उनको घेरा। हालांकि हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, हमारे एक साथी ने उनके जूता उनकी गाड़ी पर फेंक दिया था। वो पूरा आंदोलन हाईलाइट हुआ। हम लोगों ने कहा कोई केंद्रीय मंत्री आएगा, सभी टीवी चैनल्स में आया, अखबारों में फ्रंट पेज की खबर थी। तो उसके बाद फिर हमारे एक मंत्री आए, जो ये हमारे, मुझे याद आ रहा है, जितिन प्रसाद जी, वो आए। उनको हम लोग स्वागत के लिए माले लेके खड़े हो गए और जब वो आए करीब तो माले फेंक दिए, काले झंडे लहराने लगे
वो भी टीवी चैनल्स में और अखबारों में एक हाईलाइट था। फिर उसके बाद हमारे इधर से कोई मंत्री नहीं आ रहा था कानपुर, केंद्रीय मंत्री। हम लोगों ने तय किया कि 14 अक्टूबर को हम अचानक प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। 250 लोग कानपुर से पहुंच गए, गिरफ्तार हुए, चाणक्यपुरी थाने ले जाए गए, रात में छोड़े गए। उस समय मुझे याद है कि दिल्ली के कमिश्नर हुआ करते थे नीरज कुमार जी, वो आए, उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग कैसे आ गए, इतनी हिम्मत कैसे कर ली। लेकिन एक जज्बा था व्यापारियों की सेवा करने का और व्यापारियों के लिए जो कानून गलत बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने का, तो वो काम किया। और इस तरह के बहुत सारे आंदोलन अगर आपको बताना शुरू करें तो शायद खाली आंदोलनों के बारे में बताते रहेंगे और हमारा आपका इंटरव्यू समाप्ति नहीं होगा। क्योंकि कानपुर में मुझे अच्छी तरह, जब भी भारत बंद की घोषणा की गई है हिंदुस्तान में, कानपुर में उस भारत बंद के दौरान हमने ट्रेन जरूर रोकी है। ये एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भारत बंद का आह्वान हुआ किसी व्यापारिक मुद्दे पर, ज्ञानेश मिश्रा ने ट्रेन जरूर रोकी। तो इस तरह बहुत सारे आंदोलन गिनाए जा सकते हैं। लेकिन आज आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज का जिक्र जरूर कर दें कि आज जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके बारे में अगर आप कुछ मुझसे पूछने की बात कर रहे थे। मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो व्यापारियों के लिए एक व्यापारी तो छोड़िए, आप एक सामान्य जन नागरिक के लिए भी उसकी सहायतार्थ हमेशा तत्पर रहते हैं और समय समय पर लोगों के घर तक पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी एक बहुत ज्वलंत समस्या एकदम 2 दिन के अंदर में हिंदुस्तान में पैदा हुई, जो सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों को काम करने की छूट दी। और उसमें आप और पूर्व सांसद हमारे श्याम बिहारी मिश्र जी और आप सब लोग मिलकर के डीएम साहब के पास में गए, आयुक्त के पास में गए, उनको ज्ञापन सौंपे और बड़ी तत्परता दिखाते हुए इस पर एक्टिव हुए और उसको रुकवाने का काम किया। इसके लिए पहले तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पूरे व्यापारी समाज की तरफ से। और ये आप एकदम से आपने इतनी तेजी से किया कि आपको लगता था कि ये काम इतनी सहजता से हो पाएगा? देखिए, हमने पहले जब एक हमारा वीडियो आप देखेंगे, हमने कल जो ANI को बाइट दी उसमें भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत लोगों को सुनते हैं और सोशल मीडिया पे भी सब पे सक्रिय रहते हैं। जब परसों या उसके एक दिन पहले जब ये आया कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन आई लॉकडाउन 2 को लेकर, तो उसमें आया कि ऑनलाइन कंपनियां सभी वस्तुओं का व्यापार करेंगी ऑनलाइन और सभी लोगों के यहाँ पहुंचाएंगी जो उनका सिस्टम है। हम लोग पहले से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये दोनों कंपनियां अमेरिकन कंपनियां हैं, ये हर हाल में भारत सरकार के जो फरवरी 2019 को गाइडलाइन बनाई गई थी उनका पालन नहीं कर रही हैं। इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। 15 दिसंबर को हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन किया था 2019 में। उसी समय भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इन कंपनियों के खिलाफ जांच बिठा दी थी। जांच अभी चल ही रही थी कि होली और कोरोना सब आ गया, तो जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई। इसी बीच ये हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी और खास करके हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी इस बारे में पूरी तरह से वाकिफ है कि ये कंपनियां क्या करती हैं। बहुत बार वो चर्चा करते रहते हैं, उनकी कहीं से जानकारी में होगा। किसी अधिकारी ने लगता है ऑनलाइन की बात समझा करके कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह कर दिया। लेकिन जब परसों हम लोगों ने इस बात को ध्यान से पढ़ा, जब एक दिन पहले उसकी गाइडलाइन जारी हुई, तो हम लोग परसों से अब उसको ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा उस गाइडलाइन को, तो ये समझ में आया कि ये तो सभी चीज़ों की परमिशन मिल रही है। एक बड़ी बात, हिंदुस्तान का 7 करोड़ खुदरा व्यापारी, उस पर आश्रित 50 करोड़ लोग, वो खुद इस समय संकट में है, तो उनका भविष्य क्या होगा? आपने देखा होगा कि चाइना में अगर 15 दिसंबर के आसपास अगर कोरोना आया तो अभी तक स्थिति सामान्य वुहान में हुई, उसके बाद फिर वहां वायरस आ गया है। आगे जैसा कि समझ में आ रहा है कि 3 महीने तो कुछ नहीं, उसके बाद बारिश आ जाएगी। सितंबर तक देश के खुदरा व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। भविष्य 6 महीने के लिए बिल्कुल खराब है और उसको सैलरी भी देनी है, उसको अपने खर्चे भी चलाने हैं, तो उसका भविष्य खुद अंधकार में है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अगर और कोई परमिशन दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर आगे आएंगे भूले भटके के, वो भी सब ऑनलाइन कंपनियां ले जाएंगी। तो हम लोगों ने इसको तुरंत समझा। परसों से हम लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाना शुरू किया कि सभी लोग इस आदेश को वापस लेने की मांग करें, विरोध दर्ज कराएं ट्विटर हैंडल पर अपने। हम लोगों ने सबने सोशल मीडिया पर इसको लगातार बढ़ाया।
तो लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि भारत सरकार इस पर ध्यान देगी। कल जब हम लोग सबसे पहले परसों रात में हमने डिसीजन लिया, और परसों रात में कहीं कुछ नहीं खुला था, हमने इस ज्ञापन को टाइप करवाया। रात में किस तरह टाइप करा हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद कल हम लोग सुबह 10 बजे जिलाधिकारी के पास पहुंचे कानपुर में, उनसे कहा कि ये ज्ञापन हमारा है, ये समस्या है, पूरी बात उन्होंने समझी। कानपुर के जिलाधिकारी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं, उनको पूरी बात समझ में आई। उन्होंने कहा तुरंत इस ज्ञापन को हम भारत सरकार के पास भेजेंगे, आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने उस ज्ञापन को मेल कर दिया, अपनी बात भी साथ में कुछ ना कुछ लिखी होगी। तो और इस तरह से और भी हमारे व्यापारिक संगठन, जब सुबह 10 बजे हम गए तो कुछ और लोगों को मालूम पड़ा, उन लोगों ने भी तत्काल अपना प्रोग्राम बनाया, तो भारत सरकार तक बात पहुंची। हमने पहले भी कहा, हमारे भारत सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सेंसिटिव व्यक्ति हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। 24 घंटे के अंदर निर्णय लिया। आज सुबह उसकी प्रेस रिलीज जारी हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया कि केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ऑनलाइन कंपनियां अन्य सामान नहीं बेच सकती हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है देश के 7 करोड़ खुदरा व्यापारियों को और थोक व्यापारियों को भी, क्योंकि अगर ये सब ले जाएंगे तो थोक व्यापारी भी रिटेलर्स को ही, खुदरा व्यापारियों को माल बेचता है। तो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिनकी तरफ से आज नोटिफिकेशन आया, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, वो दिख नहीं रहा इसमें, उन्होंने ही सुझाव दिया होगा कि वो उनसे संबंधित ये मामला था। निश्चय ही ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, और इसके लिए हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी और सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने जिस तत्परता के साथ में इस मुद्दे को उठाया, आप भी निश्चय बधाई के पात्र हैं। और धन्यवाद। सारे व्यापारी वर्ग आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। अब मैं एक प्रश्न जो आज देश ही नहीं, अभी तो मैं तो कहूँगा पूरे संसार की बन गई है, इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कोरोना महामारी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चल रही है, लगभग दुनिया में 200 के आसपास देश हैं, 160 देशों में करीब करीब ये महामारी पहुंच चुकी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इस महामारी का एक सबसे बड़ा उपाय लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आदमी बाहर निकलेगा तो लोगों से मिलेगा, जब मिलेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। ये 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी, और भी प्रिकॉशंस जो लेने हैं, जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करना और थोड़ी देर में हाथ धोना, वो हाथ धोने का पीरियड 20 से 25 सेकंड हो, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और जो विदेश से लोग आए हैं, फॉरेन से आए हैं, उनसे ये ध्यान देना होगा उनकी हिस्ट्री क्या है। अगर उनके संपर्क में आने वाले लोग अगर कोरोना से ग्रसित रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन कराना या उनको हॉस्पिटल में कम से कम उनकी जांच होना, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी होगी। एक सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वायरस जो हिंदुस्तान में आया, सबसे सही समय पर डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। पहले जनता कर्फ्यू 22 तारीख को, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन नंबर 1, लॉकडाउन नंबर 2 जो अभी 19 दिन का हुआ 3 मई तक। ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, लेकिन भारत सरकार लॉकडाउन रखे। अभी कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कानपुर में हमने देखा, कुछ पॉश एरिया में भी कल कुछ कोरोना वायरस पेशेंट निकल आए हैं। अभी बहुत देखने की ज़रूरत है कि आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बहुत चीज़ें लोगों से राय लेकर के, और ख़ास करके जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो बातचीत होती है इससे जुड़े हुए लोगों पर, और अन्य देशों ने क्या क्या किया है जहाँ पर इस महामारी को रोक पाया गया है, उनसे राय लेकर के आगे का लॉकडाउन बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, वो एक आगे सवाल है। लेकिन एक हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि जिस तरह से कल या परसों सोशल मीडिया में कल हमने ज्ञापन दिया, 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन कंपनियों की मार्केटिंग जो हर चीज़ पर होनी थी उस पर रोक लगाई गई। इसी तरह कुछ और सवाल है व्यापारियों के, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे होंगे सबकी दुकानें बंद हैं, सबके फैक्ट्रीज बंद हैं, और जो आवश्यक वस्तुएं की चल रही हैं उनकी छोड़ दिया जाए अगर वो भी खुल रही हैं तो कुछ घंटे के लिए खुल रही हैं। उन पर बिजली के मीटर आप देखिएगा, उनके फिक्स चार्ज पूरे आएंगे, जो मिनिमम चार्जेस आते हैं वो भी पूरे आएंगे। तो उस पर भी कहीं देखने की ज़रूरत है
कि उसको उसको भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया जाए और हो सके तो उसको समाप्त किया जाए। कम से कम जो फिक्स चार्ज है उसको समाप्त किया जाए और जो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा उसमें लायबिलिटीज हैं, एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं, उनको घटाया जाए। ये दुकानों के लिए कॉमर्शियल और पावर के मीटर जो फैक्ट्रियों में लगे उन दोनों पर करना चाहिए। घरों में भी देखना होगा कि हमारी कमाई नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा बिजनेस ठप्प है और आगे आने वाले 6 महीने में और दिक्कत रहेगी, उस पर भी सरकार विचार करे, उसमें भी कुछ ना कुछ कटौती अवश्य करे। ये बिजली की बात हो गई। दूसरा, हमारे कई व्यापारी उद्यमी सबके कहीं ना कहीं बैंकों के लोन हैं, क्या किसी तरह का लोन हो, उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। किसी का सीसी लोन है, किसी का कार पर लोन है, किसी की लिमिट है, उन पर भी जो इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट तो अभी किस्त देने की बात हुई कि 3 महीने बाद किस्त देंगे, अच्छा स्वागत योग्य कदम था, लेकिन उस पर इंटरेस्ट का मीटर चल रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कुछ रेपो रेट घटाया, इंटरेस्ट भी कुछ कम होगा, थोड़ा सा नॉमिनल फर्क आएगा, 0.25 रेपो रेट घटा है, लेकिन इंटरेस्ट 3 महीने, अगर ये लॉकडाउन 1.5 महीने तो लगभग चल ही रहा है और उसके बाद की परिस्थितियां भी खराब होने वाली हैं, इसलिए कम से कम 3 महीने का इंटरेस्ट, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, 3 महीने का इंटरेस्ट जितने भी बैंक के लोन हैं व्यापारियों पर, उन सब में समाप्त किया जाए। क्योंकि ये बड़ी बात है, फिर से ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बड़ा बोझ व्यापारियों पर है। एक दूसरी बात, सरकार ने कहा, हमारे मोदी जी ने कहा कि जिस व्यापारी के उद्यमी के कर्मचारी हैं उनको पूरी सैलरी दी जाए, उनकी मदद की जाए। हम मदद करने को तैयार, हम उनकी बात छोड़िए, हम लोग तो पूरे समाज, हमारे जब लॉकडाउन फर्स्ट पार्ट घोषित हुआ उसके अगले दिन से हमारा व्यापार मंडल 6 रसोई, फिर 3 रसोई, आज भी 2 रसोई चल रही है। हम राशन किट भी बांट रहे हैं, 650 के ऊपर राशन किट हम बांट चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना हमारा खर्चा हुआ होगा। उसके बावजूद हमारे व्यापारी उद्यमी अपने कर्मचारियों को कुछ न कुछ सैलरी दे रहे हैं, लेकिन एक बात देखने योग्य होगी कि उनका पैसा भी आगे फंसा हुआ है, उनके पास माल का स्टॉक है और बैंक का मीटर चल रहा है इंटरेस्ट का, इसलिए बैंक के इंटरेस्ट को समाप्त किया जाए और खास करके कर्मचारियों को जो सैलरी देने की बात कही गई है उसको भी कम से कम इतना किया जाए, पहली सैलरी तो लोगों ने दे दी होगी, दूसरी सैलरी पे जरूरत की चीजें उनको मुहैया कराई जाए। कर्मचारियों को सैलरी देने पर उद्यमियों व्यापारियों पर जोर न दिया जाए। ज्ञानेश जी, मेरा इसमें एक प्रश्न है, जैसे मेरी बहुत लोगों से इन दिनों में बात हो रही है, एक आम जनमानस से एक ये सवाल आता है कि जिस तरह से सरकार एक असहाय वर्ग की चिंता कर रही है, सभी लोगों के खातों में पैसा भेज रही है, लोगों को राशन पहुंचा रही है, राशन कार्ड वालों को राशन दे रही है, और अब तो योगी सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जिनके राशन कार्ड नहीं है हम उनको भी अनाज देंगे अगर जिनको ज़रूरत है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय काल में जब व्यापारी बिल्कुल अपने आप लॉकडाउन में बैठा है, उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं है, उसके ऊपर सारे खर्चे चालू हैं, तो इस समय पर व्यापारी समाज जो किसी समय पर टैक्स कलेक्टर के नाम से जाना जाता था और हम सरकार को इतना पैसा व्यापारी इकट्ठा करके टैक्स के रूप में सरकार तक पहुंचाते थे, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एक डिमांड व्यापारी समाज की तरफ से सरकार के पास ये भी जानी चाहिए कि जो व्यापारी जिसको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, उस सैलरी को सरकार किसी तरह से कंपनसेट करे और उनके खातों में उतना पैसा पहुंचाने की व्यवस्था करे जिससे कि उस व्यापारी को थोड़ी सी कम से कम आर्थिक मदद हो सके। देखिए, जो 1000 रुपये सबके खाते में आ रहे हैं वो सरकार बड़ा अच्छा स्वागत योग्य है और इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 1000 रुपये मिलना भी चाहिए। 1000 बहुत छोटी राशि होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पास पहुंचा। हम कहीं पर भी जा रहे हैं राशन किट देने या सामान बांटने, अभी बहुत लोगों को नहीं मिला, लेकिन मिलना शुरू हो गया है और अच्छे खासे लोगों को मिल गया है। लेकिन एक आपने अच्छा सुझाव दिया है, या अच्छी बात आई है कि जिस तरह से इनको 1000 रुपये दिया गया है, इसी तरह जो व्यापारी समाज से जुड़ा हुआ कर्मचारी है या किसी इंडस्ट्री में फैक्ट्री में लगा हुआ कर्मचारी है, अधिकारी जो खास करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, उनसे भी एक बार बातचीत हुई, उनसे भी बात पहुंचाने की आगे बात है और सरकार भी इस बात पर ध्यान दे कि जो व्यापारी या उद्यमी है उनके पास
पैसा उनका कहीं ना कहीं बाजार में फैला हुआ है या फंसा हुआ है या माल का स्टॉक है, उनको पीछे किसी को देना भी है। हमारे एक व्यापारी कल हमें मिले, उन्होंने कहा भैया हमें पीछे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि पैसा भेजो, हमने खुद उधार माल बेच रखा है, उनका पैसा आना, जो हमारे पास पैसा उसमें हमने 1 महीने का स्टाफ की सैलरी दे दी, हमारे पास अपने खाने के लिए अच्छी खासी दुकान उनकी, अपने खाने के लिए पैसा न कम पड़ जाए, ये सोचने की स्थिति है। तो ऐसे व्यापारी बहुत से हैं जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में बहुत पैसा दे दिया, उनके अपने पास दिक्कत हो रही है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, और ये आपका अच्छा सुझाव है, बहुत जगह चर्चा इसकी हो रही है कि सरकार भी ऐसे लोगों की सूची मांगे जिनको व्यापारी या उद्यमी जिनके अकाउंट में पैसा, तो जांच कर सकती है। ये तो बड़ा सिंपल है, हर व्यापारी अपनी बैलेंस शीट बनाता है और बैलेंस शीट पे वो पिछले 3 साल में उसने अपनी सैलरी के नाम पर कितना पैसा बांटा है, तो वो उस का 3 महीने का या 6 महीने का जितने टाइम भी ये लॉकडाउन चलता है उतने टाइम पर उसको कितनी सैलरी देनी पड़ रही है, उतना पैसा व्यापारी के खाते में पहुंच जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन अगर कुछ पार्ट भी फैसला कर ले, जी, इतना पार्ट हम देंगे, हाँ 6 महीने अगर आगे दिक्कत आ रही है या 3 महीने का लॉकडाउन 2.5 महीने का होगा, उसके बाद भी 3 महीने व्यापारी को सर्वाइव करने में समय लगेगा, तो 6 महीने के आधार को लेते हुए कुछ हिस्सा उसका सरकार दे। हम नहीं कह रहे कि पूरा दे दे, और ये भी कंपलसरी ना करे व्यापारी के लिए कि बाकी पूरा व्यापारी या उद्यमी दे, क्योंकि व्यापारी और उद्यमी समाज उसके पास भी पैसे की दिक्कत है। मैं ऐसे बहुत से व्यापारियों को जानता हूं जिनका बैंक का लोन है, उनका बैंक लोन का मीटर तो चल रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और वो वो अपने कर्मचारियों की सैलरी भी दे रहे हैं। उनके अकाउंट में अगर वो पैसा बैंक से उठा रहे हैं तो वो पैसा एक तरह से ब्याज पे उठ रहे हैं, ब्याज पर ले रहे हैं, यस, ब्याज पर ले रहे हैं, जी, जी। तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि व्यापारी या उद्यमी ब्याज पर रुपया ले और अपने कर्मचारी को पैसा दे, जो रुपया दे रहा है उसका ब्याज भी दे। तो सरकार बहुत चीज़ों में गंभीरता से सोचे, इस तरह की एक सूची बनाए, सब व्यापारियों से ले जो रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी में है जी, या मंडी समिति में है। जी, जी, बहुत से मंडी समिति के व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि गल्ले और दलहन में टैक्स नहीं है, जी, या फल के व्यापारी हैं उन पे भी जीएसटी नहीं है, जी, सब्जी के व्यापारी है, उन सब से सूची ले। सूची लेने के बाद जो सरकार कर सकती हो सरकार करे, एक पैकेज दे, और जो लिस्ट के आधार पर जो कर्मचारी की सूची मिले उनके सबके अकाउंट नंबर लेकर उनके अकाउंट में सीधे पैसा डाले। तो ये भी एक अच्छा सुझाव सरकार को करना चाहिए, और हमारी ये मांग आगे जो हम ज्ञापन देंगे सरकार को उसमें ही रखेंगे। तो ये थे श्री ज्ञानेश मिश्र जी। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत को लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए कार्यक्रम शख्सियत।